वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑन वेक्टर। वेक्टर पे ये चौथा लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो टू वेक्टर्स को पहले समझते हैं, तब हम जाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए दो अलग अलग वेक्टर लेते हैं, यहीं पे आसपास में ले लेते हैं। एक वेक्टर, ये आप जानते हैं डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग आई से, वाई एक्सिस के अलोंग जे से एंड जेड एक्सिस के अलोंग के से डिनोट करते हैं। इज दैट ओके? सो मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है जो दिए हुए कार्टेशियन फ्रेम में अटैच्ड है। कंपोनेंट के हिसाब से जब देखेंगे तो x के अलोंग ax, y के अलोंग ay एंड z के अलोंग az। उसी वेक्टर को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसके कंपोनेंट के साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लिखता हूँ। देयरफॉर दिस इज iyj प्लस ओके। सो गिवन वेक्टर को जब आप प्रॉपरली उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और उसके डायरेक्शन को भी अटैच करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन विद आई कैप एंड ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सो पहला वेक्टर मैंने और उसके कंपोनेंट को आपको शो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि दूसरा वेक्टर भी आप यहीं पे ले लें, ठीक। ये रहा उसका, सेम फ्रेम में आप ले रहे हैं बट हम अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ले लीजिए आप वेक्टर बी। देख लीजिए ओरिएंटेशन दोनों की आपने चेंज की हुई है। सो अगर आप अब इसे लिखेंगे तो वो वेक्टर बी कितना लिखा जाएगा, बी एक्स आई, बिकॉज ये बी एक्स हो जाएगा, ये बी वाई हो जाएगा और ये बी जेड हो जाएगा। नाउ बी वाई जे प्लस बी जेड के। इज दैट क्लियर? अब जब दोनों वेक्टर को आप एक साथ अटैच करेंगे, दोनों वेक्टर को एक साथ अटैच कीजिए, चूँकि सेम फ्रेम आपने लिया हुआ है। दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। तो वेक्टर ए कुछ ऐसा है, ये रहा, और वेक्टर बी कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। इज दैट क्लियर? एंड दैट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहाँ पर मैंने उसे थीटा ले लिया है। ओके, नाउ अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इन्हीं दो वेक्टर्स का होना है। और यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि जब किसी दो एक्सिस के बीच या किसी दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं या ऑर्थोगोनल एक्सिस कहते हैं, या अगर यहाँ यूनिट वेक्टर्स लिया है तो वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाता है। सो उस चीज़ का हमें यहाँ पे काफ़ी यूज़ करना है। सो अब आपका ये दो वेक्टर कैसा हो गया, दो वेक्टर कुछ ऐसा हो गया। ये वेक्टर ए जब उसको विदाउट एनी फ्रेम लिख रहे हैं तो, और ये वेक्टर बी और ये एंगल थीटा। मैंने एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसका, कि अक्सर होता है कि ये लिख दिया जाता है, ये लिख दिया जाता है और दोनों को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद
रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि दोनों को एक ही आप फ्रेम से अटैच कर रहे हैं, यानी वो है कार्टेशियन फ्रेम, और दोनों को एक फ्रेम में एक साथ रख के देख रहे हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो तरह का होता है। पहला है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने पहले ही प्रोडक्ट लिख दिया है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? सो दोनों के अपने अपने लॉज हैं, फॉलो करने का अपना अपना प्रोसीजर है दोनों का। सो आइए शुरू करेंगे हम लोग पहले वाले से, यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से। फिगर में एज इट इज़ अभी छोड़ रहा हूँ। सो स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग शुरू करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में ये दो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर ए डॉट, क्या पढ़ते हैं? डॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाएगा इसको? डॉट पढ़ा जाएगा। ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर बी, एंड द कोसाइन ऑफ द गिवन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, सो आपने क्या किया है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस ले लिया है। इज दैट ओके नाउ? इसी को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं विदाउट मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, प्रोडक्ट का अब ये मतलब क्या हुआ, नया सेंस, डॉट। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल अलजेब्रिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो पहले इनटू होता, इसका वैल्यू डालते, इसका वैल्यू डालते, मल्टीप्लाई कर लेते, मामला ख़त्म हो जाता। सो आपके पास अब या तो ये है, इस फॉर्मेट में लिखिए, या फिर इस फॉर्मेट में लिखिए। ठीक है, विदाउट मॉडुलस भी चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से चाहें तो एंगल भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। इज दैट ओके? सो ईजिली आप यहाँ से थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो इनके वैल्यूज़ डालिए और ये कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहते हैं। आइए इस पूरे को पहले वाइप कर दें। क्या था हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो आया है हमारा, वो क्या है? वो हम लोगों ने कुछ ऐसा निकाला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये कुछ हमारा इसी को फॉलो करता है, ये उसका फॉर्मूला। नाउ केस 3 है, इसमें तीनों केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये एंगल 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी किस पर कोइंसाइड कर जाएगा, ए पर। इन दैट केस cos 0 is equal to 1. Therefore, A dot B is equal to magnitude of vector A and magnitude of vector B. If theta is equal to 90 डिग्री, देख लीजिए ऑर्थोगोनल, यहाँ मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ सो दैट कि ऑर्थोगोनल वर्ड से आपकी अवेयरनेस हो जाए। सो इन दैट केस कॉस थीटा 90 डिग्री है, दैट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो अगर ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर है,
इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इज दैट ओके? मीन्स क्या, ऑर्थोगोनल, यानी वेक्टर ए इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? सो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चला जाए। ओके, सो cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। ओके, सो इन दैट केस अगर ये cos 180 डिग्री के हिसाब से a डॉट बी लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, a डॉट बी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू -ab। ओके, सो क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें। ओके, अब हम आएंगे डॉट प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, प्रॉपरली दिए हुए दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की तरफ। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई जो अब तक आपको मैंने दी। अब आइए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मिटाया था। दो वेक्टर है आपके पास, दोनों वेक्टर आप देख लीजिए कैसे है दोनों वेक्टर। एक है, हम पहले ही लिख लेते हैं, a डॉट बी। पहला वेक्टर है अपने कंपोनेंट फॉर्म में पूरा axi ayj कैप प्लस az k कैप। ठीक है, इसे भी हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या हो गया, ये यहाँ पर डॉट आपको देना है, फिर वेक्टर b लिखना है, bxi प्लस byj प्लस bz k कैप। ओके, अब आपको वेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए इसे मल्टीप्लाई करना है। क्या है वो वेक्टर का रूल, अब मैं उस फिगर को हटा रहा हूँ। ओके, क्योंकि अब आपको पता है कि वेक्टर ए कितना हमने निकाला हुआ था, वेक्टर बी कंपोनेंट के फॉर्म में कितना निकाला हुआ था। लेट्स सी कि अब इसे कैसे करेंगे। आइए ऑर्थोगोनलिटी समझते हैं। ये रहा हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे कैप एंड दिस इज के कैप, नॉट जेड, दिस इज के कैप। ओके, क्या है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि सभी जो वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। इसका मतलब है कि हमें जो ये रूल अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट का, उसको फॉलो करके उनके बीच में एंगल्स के हिसाब से हमें चेकआउट करना पड़ेगा। कितना था हमारा, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, देयरफॉर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन करके। सो जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है उसको हम एक साथ बाहर निकाल के लिख लेते हैं, ए एक्स मल्टीप्लाइड विथ बी एक्स, लेकिन ये वेक्टर का टर्म है, दैट इज आई डॉट आई। उसके बाद ए एक्स बी वाई, ठीक है, और ये आई डॉट जे। उसके बाद ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और ये कितना आ गया, आई डॉट के, कैप्स में है ये सब। ठीक है, अब उसके बाद सिमिलरली ए वाई के लिए मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई
प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जेड सॉरी ए वाई बी जेड जे डॉट के कैप। मैं जहाँ भी आई जे बोल रहा हूँ वो सब कैप्स में है। नाउ सिमिलरली ए जेड बी एक्स के डॉट आई, मैग्नीट्यूड वाले टर्म्स को आप वैसे ही लिख दे रहे हैं, ए जेड बी वाई के डॉट जे। सामने सामने इसलिए लिखा है ताकि आपको इसको समझने में बिल्कुल आसानी हो। और ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। मैग्नीट्यूड वाले टर्म्स में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे जहाँ पे डॉट का यूज़ हुआ है और डॉट का हमारा फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इज़ दैट ओके? सो हमें क्या होगा, उस वेक्टर के रूल को यहाँ पर फॉलो कराना पड़ेगा। कौन से रूल को? जो डॉट प्रोडक्ट का रूल है। आइए ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसके हिसाब से यूनिट वेक्टर सारे जितने भी हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो सब सेम है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है? सभी का 1 के बराबर है। सो अब हमें टेस्ट क्या करना है? मेन एंगल टेस्ट करना है। देयरफॉर अगर आई डॉट आई है तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड इसी पर दूसरा एंगल भी जा रहा है यानी 0 डिग्री। इसका मतलब 1 इंटू 1 मैग्नीट्यूड के हिसाब से एंड कॉस 0 1, दैट इज इक्वल टू दैट 1 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके okay, magnitude of I 1, magnitude of I 1 and cos 0 1 and that is equal to 1। so similar हो तो आप आँख बंद करके ये लिख सकते हैं कि I डॉट I सिमिलरली J कैप डॉट J कैप K कैप डॉट K कैप दैट इज इक्वल टू 1। इसमें कहीं आपको कोई संकोच नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो आप देख लीजिए सिमिलर टाइप का अगर यूनिट वेक्टर हो तो ऑर्थोगोनलिटी के थ्रू आप उसका जब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो 1 के बराबर आ जाता है। लेकिन अगर डिसिमिलर हो जैसे आई डॉट जे, ओके, यहाँ पे टेस्ट करते हैं आई डॉट जे, ठीक है, कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड एंगल कितना है? कॉस 90 एंड कॉस 90 कितना? 0 के बराबर। देयरफॉर आई डॉट जे कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। ओके इसका मतलब है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी ऑर्थोगोनल है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी अगर इसको छोड़ दिया जाए, जो सिमिलर वेक्टर्स हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में उन सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी डिसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, डिसिमिलर वेक्टर यानी जब वेक्टर सेम नहीं है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसे और इसे छोड़कर सारे के सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हैं यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। मतलब ये 0, ये 0, यहाँ ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बच गया कौन? आई डॉट आई। उन सभी का वैल्यू कितना है? 1 के बराबर है। देयरफॉर ए एक्स बी एक्स इनका वैल्यू 1 के बराबर, देयरफॉर ए बाई वी बाई एंड दिस इज
ए जेड बी जेड, दैट्स इट। देयरफॉर ए डॉट बी कितने के बराबर हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, यानी सिमिलर एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया और उन सभी को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, बी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों मल्टीप्लाई हुआ और बाकी ऐसे ही, और तीनों एक्सिस के अलोंग वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लिए और उसके बाद ऐड कर लिए। ठीक है, सो यही है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से 0 हो गए, और अगर 0 डिग्री एंगल बन रहा है यानी सेम है अगर यूनिट वेक्टर तो उनका वैल्यू 1 होता है। बस इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सो ए डॉट बी आपने इतना निकाल लिया। ओके, अब आइए थोड़ा सा और इंटरप्रेट इसको कर लें। वो चीज़ अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट में सेम टाइप का यूनिट वेक्टर हो तो उसका वैल्यू, उसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है। अब आप जानते हैं कि हमारा जो दो वेक्टर आपने लिया था दैट इज ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सो इसका मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है पहले ही। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर थीटा निकालना हो तो हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी आपने निकाला हुआ है दैट इज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इज दैट ओके, डिवाइडेड बाई दिस मच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड दिस इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर नाउ? सो ये आपका थीटा निकालने का फाइनल आपको पता चल गया। अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं तो आप आसानी से वहाँ से एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर वेक्टर ए ही दो बार मल्टीप्लाई हो जाए यानी उसी का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, आइए इन सभी को वाइप करते हैं क्योंकि अब इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अगर वेक्टर ए ही को दो बार लेना पड़े हमें, मीन्स उसी का प्रोडक्ट निकालना पड़े, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है सो मैं सबको हटा रहा हूँ। सो आप देखिए कि ए डॉट ए लिखना हो हमें यानी इसी वेक्टर को दो बार, तो क्या हो जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, इज दैट ओके, डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और जो भी रूल है अभी डिस्कस किया है उसके हिसाब से आई डॉट आई ही सिर्फ, ओहो ए डॉट ए, सो दो बार रिपीट करेंगे आप इसे, दैट इज ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। नाउ क्या हो गया ये आई डॉट आई वाला जो अभी रूल आपने फॉलो किया था सेम वही रूल, तो ए एक्स दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, दैट इज ए एक्स इंटू ए एक्स
ए वाई इंटू ए वाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड। कितना हो गया ये? दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इज दैट ओके? और ए डॉट ए को कितना लिख सकते हैं, आइए आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। ए डॉट ए आपने देखा है, ए डॉट ए फॉर्मूले के हिसाब से ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है और उसी लाइन पर दूसरा वेक्टर ए, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री है। देयरफॉर ये क्या हो गया? ए स्क्वायर कॉस 0 1 दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है? क्यों? फॉर्मूला कहाँ से लाए? डॉट प्रोडक्ट से लाए। ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर अब आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर अगर सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो वो हम डायरेक्ट उसके स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देयरफॉर ये कितना आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। ओके, नाउ जब हम एंगल निकालना चाहेंगे सिमिलर वेक्टर में, देखिए वो 0 डिग्री आता है कि नहीं आता है, जस्ट इस केस में आपने देख लिया है। ठीक है, आइए चेकआउट करते हैं, एंगल थीटा निकालते हैं, वो 0 आता है कि नहीं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तो दोनों सेम है ना, तो वेक्टर ए को 2 बार आप लिख लें। ठीक है, और यहाँ भी इसे लिख लें। अभी देखिए कितना आया है आपका कॉस इनवर्स, ये कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है मैग्नीट्यूड को। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ख़त्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया? कॉस इनवर्स 1। ठीक है, और कॉस इनवर्स 1 का मतलब है ये एंगल 0 डिग्री। ठीक है, उस हिसाब से भी ये प्रूव हो गया और आपने उसको समझ लिया। सो सिंगल वेक्टर लेकर भी आप इसको आगे बढ़ सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हैं। आइए इसमें अभी और कुछ चीज़ें देख लें। और कुछ चीज़ें देखने के लिए एक चीज़ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक, कहाँ से है? स्केलर प्रोडक्ट से ही है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है ये? कि आप जब फॉर्मूला लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या आप इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं? ए कॉस थीटा इंटू बी, या बी कॉस थीटा इंटू ए। यही है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। आइए एक फिगर से समझते हैं। ये रहा हमारा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी और उनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, सो वेक्टर ए को प्रोजेक्ट करना है किधर? वेक्टर बी की तरफ। सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। अब आप इसे वेक्टर ए के कंपोनेंट को वेक्टर बी के अलोंग लिखें, तो ए इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा वो कंपोनेंट? ए कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए यही है ए कॉस थीटा। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया ये? कंपोनेंट ऑफ या प्रोजेक्शन ऑफ, एक ही बात है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, ये कहलाता है, यानी ये केस है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। मान लीजिए यही हमारा वेक्टर बी है
और ये वेक्टर ए है। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए और इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लिख लीजिए, दैट इज़ बी कॉस थीटा। ठीक है, सो कंपोनेंट यानी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दिस इज अलोंग वेक्टर ए, दैट्स इट। ओके, इसको और भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, आइए लिख कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, सो दैट कि आपका बिलीफ और बढ़ जाए। क्या है ये? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग क्या है? वेक्टर ए। ठीक है, सो दिस इज बी कॉस थीटा, इज दैट ओके? और अलोंग, तो इसका डायरेक्शन क्या है? ये देखिए, अलोंग वेक्टर ए मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ए, लिख लिया आपने। अब आइए यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? वो है ए की कमी, तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये लीजिए, और ये वेक्टर। ठीक है, क्या अब आप इसे लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ए। इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है कि कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, सो आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह इस केस में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, दैट मीन्स क्या? ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, देयरफॉर बी कॉस थीटा ए हो गया। उसी तरह अगर यहाँ लिख लें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, देयरफॉर ये ए कॉस थीटा और डायरेक्शन के हिसाब से बी के डायरेक्शन में, देयरफॉर अगर यहाँ हम बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो गया? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कितना हो गया? इन द डायरेक्शन ऑफ बी। सो ये सब ध्यान रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। इज़ दैट ओके? बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेकेंड मल्टीप्लिकेशन के तरीके को, और वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट में फिर से शुरू में चले जाइए। क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ अपना रूल है, उस रूल को पहले समझ लीजिए, लेकिन ऑर्थोगोनलिटी वगैरह का जो सिस्टम है यूनिट वेक्टर का, वो भी उसी हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से लागू होगा। क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वहाँ मैंने पहले ही लिखा हुआ है। देयरफॉर अगर दो वेक्टर आपके पास, शुरू में मैंने कहा कि जाकर देख लीजिए, फिगर मैंने इनिशियली ही बना दिया है इन सब का कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। ओके, सो दो वेक्टर हमारे पास हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा रहे हैं। ठीक है, और उनके बीच के एंगल कुछ ऐसा है। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए, और एंगल भी मैंने बता दिया है कैसे है, वो देख लीजिए। लेकिन इस बार क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट में लिखने में हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड दिस इज साइन थीटा विथ, सो क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, बल्कि डायरेक्शन की भी बात हो रही है। सो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस केस में? ओके, सो ये बहुत मुश्किल नहीं है कि आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे डॉट प्रोडक्ट के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में था, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? पूरा मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन मालूम नहीं है, बट यहाँ पर डायरेक्शन पता करना है आपको।
सो आप जैसे ही कोई वेक्टर लिखा होगा तो उसमें आप फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर पहले आपको ध्यान कर लेना है। सो आप फर्स्ट वेक्टर से हमेशा सेकेंड वेक्टर की तरफ मूव करेंगे। देखिए, अगर इस हथेली को बिल्कुल ऐसा खोल कर रखें फर्स्ट वेक्टर की तरफ और वहाँ से इसे ऐसे मोड़ें और अंगूठा खोल लें, किधर जा रहा है? ये बोर्ड से आउटसाइड जा रहा है। ओके, यानी बोर्ड के प्लेन से बाहर जा रहा है। लेकिन अगर वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आना होता उल्टा, तो क्या होता? हथेली को ऐसे रखते बी के डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर और चलते किधर? ए के डायरेक्शन में। सो ऐसे मुड़ रहे हैं। अब अंगूठा खोलिए, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह ये रूल भी यूज़ करते हैं। देख लीजिए क्या है, राइट हैंड का जो ये फिंगर वाला रूल है उसको भी यूज़ करते हैं। स्क्रू रूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, इसको हमने जो ये वाली फिंगर है उसको हमने फर्स्ट और मिडिल फिंगर को हमने सेकेंड, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट, मिडिल फिंगर सेकेंड, और फर्स्ट फिंगर से सेकेंड फिंगर की तरफ चलना है आपको। और अंगूठा खोलिए तो ये बाहर की तरफ खुल रहा है, ये देखिए, फर्स्ट फिंगर टू सेकेंड। लेकिन अगर हमें ये फर्स्ट मानना होता तो पहले अपने आप को इधर प्रोजेक्ट करते, इस इंडेक्स फिंगर को इसके अलोंग प्रोजेक्ट करते और ये रहता हमारा मिडिल फिंगर सेकेंड की तरफ। तो अब देखिए, अगर अंगूठा खोलेंगे तो वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे भी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने में हर चीज़ ओपन होती है, स्क्रू दिए हुए सरफेस से बाहर आ जाती है। और क्लॉकवाइज चलने में अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो स्क्रू जो है वो दिए हुए सरफेस पे अंदर चली जाती है। सो एंटी क्लॉकवाइज आप चल रहे हैं, ये थंब स्क्रू मान लीजिए बाहर आ जा रहा है, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं, थंब को अगर स्क्रू मानते हैं तो ये अंदर चला जा रहा है। सो पहले आपको वेक्टर डिसाइड करना है और फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ चलना है। वेक्टर डिसाइड ऐसे करना है कि जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट वेक्टर है और जो बाद में लिखा हुआ है वो सेकेंड वेक्टर है। इज दैट क्लियर नाउ? फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ जब आप चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप किसी भी रूल को फॉलो करें अपने समझाने के लिए, या तो वो पाम के सारी फिंगर्स को ऐसे खोलें तो ये डायरेक्शन थंब का बाहर की तरफ जा रहा है, या स्क्रू की तरह से समझें तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। सो ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, देयरफॉर बाहर की तरफ जब हम डायरेक्शन दिखाएंगे देन इट इज़ कुछ ऐसे, ये बाहर की तरफ जा रहा है, एंड दिस डायरेक्शन इज़ फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। इज़ दैट ओके? लेकिन जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? इनसाइड जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको कैसे जाना पड़ेगा? ये हो जाएगा आपका जस्ट इनसाइड आप जा रहे हैं। देख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड। तो इस बार आपका वेक्टर कौन है? फर्स्ट बी है और सेकेंड वेक्टर कौन है? ए है। देयरफॉर इधर आप जा रहे हैं तो ए क्रॉस बी, और इधर आप आ रहे हैं तो बी क्रॉस ए। ठीक है, डायरेक्शंस के हिसाब से ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इज़ दैट ओके? सो बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं सिर्फ ए क्रॉस बी निकाल कर। आइए चेकआउट करें। अब ए क्रॉस बी का जो रूल है उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। ए क्रॉस बी दैट इज ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट का रूल का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड वाइज तो आप इसे लिख सकते हैं एज इट इज ए एक्स बी एक्स कितना हो गया? आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ठीक है,
और आई क्रॉस जे बोल रहा हूँ यानी कैप के साथ, ठीक है, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। फिर से सामने सामने लिख रहा हूँ सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना हो। जे क्रॉस के, यहाँ पर प्लस का साइन यूज करना है आपको, ठीक है। फिर से प्लस, आइए क्या हो जाएगा, अब ये तीसरा टर्म ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या जो सेम वेक्टर्स हैं उनके बीच का आपको चेकआउट करना है। देख लीजिए, ये रहा आई, ये रहा जे और ये रहा के। ओके, नाउ पहले सेम टाइप के वेक्टर को देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और सेम टाइप वाले में एंगल 0 डिग्री और साइन 0 होता है। देयरफॉर इसके डायरेक्शन को चेक क्या करना है, ये सिंपली 0 हो गया। मतलब सेम टाइप का जब हो तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, वो सिंपली 0 के बराबर कर लेना है। लेकिन जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हों, यानी उनके बीच का एंगल्स कितना हो, 90 डिग्री हो, तब चेक कीजिए। आई से चलिए जे की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई से चले जे की तरफ, कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, एंड दिस इज साइन 90 डिग्री। और आपको डायरेक्शन पता करना है, अभी हम छोड़ रहे हैं इसको n लिख के। सो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये साइन 90 डिग्री 1। और अब आपको डायरेक्शन पता करना है। आइए आई से जे की तरफ चलिए, ऐसे अभी बताया हुआ, या तो कोई भी फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर या स्क्रू रूल लेकर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ये क्रॉस मत समझिएगा, ठीक है। तो आपका आई क्रॉस जे कितने के बराबर हो गया, के बराबर हो गया, ठीक है। सो आपको कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। आई से जे से के और के से आई अगर आते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यानी आई से जे गए, तीसरे वाले का वैल्यू ले लेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। जे से के गए तो कितना हो जाएगा, पहले वाले का आई वेक्टर, और के से आए तो वहाँ पर क्या करना है, आइए उसको हम एक फिगर के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज समझा देते हैं। वहाँ पर आप समझ चुके हैं ये, ठीक है। ये रहा आपका वेक्टर आई, ये रहा जे और ये रहा के। अगर आई से जे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव के, जे से के की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे से के की तरफ, तो आपका रिजल्ट होगा पॉजिटिव आई, ठीक है। क्यों, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं, ठीक है ना। वो इस रूल से चलिए, या फिर हमने ये वाला बताया था कि अपने पाम को ऐसे खोल लीजिए और फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ अपने इन फिंगर्स को कर्ल कीजिए और फिर अंगूठा खोलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई हो गया, और के से आई की तरफ जब जाएंगे तो पॉजिटिव जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रूल। लेकिन अगर जे से आई की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, ठीक है।
एंगल तो उतना ही है, सारा चीज़ वही है, लेकिन अगर जे से आई की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, जे क्रॉस आई। और फर्स्ट वेक्टर कौन है आपका, जे, और सेकेंड वेक्टर कौन है, आई। तो जे से आई की तरफ जब जैसे ही जा रहे हैं तो क्या होगा, आप जे से आई देखिए, ठीक है, ये क्लॉकवाइज में आप जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा थंब अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ जा रहा है यानी वो निगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सब बाहर जा रहा है। और यहीं पर बता देते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर चेकआउट चेक कर लीजिए, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, ये रहा हमारा क्लॉकवाइज जे से आई की तरफ, तो रिजल्ट क्या आ रहा है देख लीजिए, माइनस के। फिर आई से के की तरफ चलेंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा, क्या है, क्लॉकवाइज, तो आई से के की तरफ चलेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस जे। और यहाँ सब पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ आई से जे जा रहे थे, के आ रहा था, वहाँ हमने उस चीज़ को दिखा दिया है। और फिर चलेंगे के से जे की तरफ तो वो आ जाएगा माइनस आई। तो यहाँ भी आप उसी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क दोनों में पता कर लें और प्लस माइनस चेकआउट कर लें। सो सेम टाइप का है तो ज़ीरो, ठीक है, ये पहला ज़ीरो, जे से जे, ये भी ज़ीरो, के से के ज़ीरो। अब आपको देखना है आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई का फ़र्क, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आई से के पर आप कैसे फलांग के आएंगे, नहीं आ सकते हैं ना, तो आपको क्या होगा, के से आई की तरफ जाना पड़ रहा है एक तरह से जो है, ठीक है। सो आइए ये देखिए, आई से के फर्स्ट वेक्टर से इधर आ रहे हैं ना, देख लीजिए क्या है, आई से के ऐसे आना पड़ा ना, ऐसे नहीं जाना पड़ रहा है। सो आप उन दोनों रूल को समझे हुए होंगे, या वेक्टर के हिसाब से अगर ये सर्कल वाला रूल समझे हुए होंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये आई, ये जे और ये के, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे आई से जे की तरफ तो ये माइनस के, जे से के की तरफ तो माइनस आई, और के से आई की तरफ तो माइनस जे। इस दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब आइए इस पूरे टर्म का वैल्यू ज़ीरो, इसमें ए एक्स बी वाई पॉजिटिव वैल्यू आई क्रॉस जे के साथ लिखा गया, ठीक है, प्लस आई क्रॉस के ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कितना, माइनस जे। अब ये टर्म देखिए, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, देयरफॉर ए वाई बी एक्स कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस के। रिपीट कर दिया मैंने, नहीं वही है, ठीक है, सो माइनस के, ओके। अब यहाँ से फिर लिखना शुरू करते हैं, ये टर्म ज़ीरो प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे और के सेम ऑर्डर में है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वहाँ पर प्लस आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ आइए ए जेड बी एक्स, ठीक है, के क्रॉस आई ये देखिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, कितना है, जे के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद आइए क्या ले लिया आपने, के क्रॉस ए जेड बी एक्स, ये बच गया, तो क्या हो गया, ए जेड बी वाई एंड के क्रॉस जे, ऐसे जा रहे हैं फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर के क्रॉस जे, ठीक है। वैसे भी हमने ये बता दिया है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, सो यहाँ पर माइनस आई, ठीक है। आप देख लीजिए, एक बार प्लस आई, दूसरी बार माइनस आई, एक बार प्लस के, दूसरी बार माइनस के, एक बार प्लस जे, दूसरी बार माइनस जे। अब उनको अरेंज करके यहाँ लिखिए, हम इन सब को हटा रहे हैं, वाइप कर रहे हैं और यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं फाइनली, ठीक है। के वाले टर्म को एक साथ लिखिए,
कितना आ जाएगा हमारा के वाला टर्म, ए एक्स बी वाई, के हमें ले लेना है कॉमन, और ये नेगेटिव के साथ ये हो गया ए वाई बी एक्स, ये रहा के, ठीक है, प्लस जो जे वाला टर्म है उसको एक साथ लिखिए, तो ये है ए जेड बी एक्स, ठीक है, और ये कितना है माइनस के साथ ए जेड बी एक्स, ठीक है, देयरफॉर ये ए एक्स बी जेड जे, प्लस आई वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, तो कितना हो गया ए वाई बी जेड, और ये कितना हो गया माइनस ए जेड बी वाई, और ये कितना हो गया आई, ठीक है। तीनों के कंपोनेंट आपको अलग अलग मिल गए, के का, जे का और आई का। देख लीजिए, जिसमें x के अलोंग वाला यूनिट वेक्टर होगा उसमें कोई x का कंपोनेंट नहीं होगा, जिसमें y के अलोंग वाला यूनिट वेक्टर होगा उस दिए हुए ब्रैकेट में कोई भी y का कंपोनेंट, y के अलोंग कंपोनेंट किसी वेक्टर का नहीं होगा, और जिसमें k के अलोंग यानी z एक्सिस के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका कोई भी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर उसका उस z एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट के साथ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसे ध्यान रखिए अच्छे से, इसे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, पहले i फिर j फिर k, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी हम लोग लिखते हैं, वो बहुत इजी होता है हमारे लिए समझना। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये रहा A क्रॉस B, सबसे पहले सारे यूनिट वेक्टर्स को लिख लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद जो A का कंपोनेंट है वेक्टर A का उसको लिख लीजिए, ठीक है, और फिर वेक्टर B का कंपोनेंट लिख लीजिए। अब जो भी मैट्रिक्स का रूल है उसको फॉलो कीजिए, आसानी से ये आपका रेडी हो जाएगा। जैसे एक मैं बता देता हूँ, ये है I, सो इसके सामने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, I, अब इसको छोड़ के यहाँ आइए ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड बी वाई, देखिए तो यही टर्म है आई के साथ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इज दैट ओके? सो मैट्रिक्स के रूल को यूज़ करते हुए ये लिखिएगा। इज दैट क्लियर? सो ये वहाँ से आसानी से आप कोई भी, इतना लंबा फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ए क्रॉस बी लिख लीजिए और फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ओके। इस वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के इसी रिजल्ट तक हम लोग छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।